हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुगिरी। आई होप ऑल आर डूइंग ग्रेट। एजुगिरी पर अगर आप नए आए हो तो 6 PM पे हम हर रोज द हिंदू का एनालिसिस करते हैं। एंड अगर आप रेगुलरली आप हमारे सेशंस लगा रहे हो फॉर प्रैक्टिस, आप हमारे एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो जो loggery.in पर अवेलेबल है। द बेस्ट पार्ट अबाउट दीज एमसीक्यूज इज कि ऑब्वियसली यहाँ पर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कवर होते हैं, बट साथ में एक्स्ट्रा सोर्सेज से भी हम क्वेश्चंस आपके कवर करवा देते हैं। तो मतलब आप अगर ये एमसीक्यूज बाय करते हो और रेगुलरली हमारी क्लासेस लगाते हो तो आपके करंट अफेयर्स बहुत अच्छे प्रिपेयर हो जाएंगे। एंड अगर आप रेगुलरली क्लासेस नहीं लगा पा रहे हो तो आप हमारे वन शॉट लेक्चर्स भी बाय कर सकते हो। ये जो वन शॉट लेक्चर्स हैं ये 7 to 8 आवर्स के होते हैं। इसमें आपका फुल मंथ प्रिपेयर हो जाता है। इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स भी मिलते हैं और डिजी नोट्स भी मिलते हैं। ये हमारे पास मई 2023 से लेकर के फेब 2024 तक के अवेलेबल हैं और ऐसे ही ये आगे भी आते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल रिजाइंस अहेड ऑफ लोकसभा इलेक्शंस। तो अरुण गोयल जो हैं वो इलेक्शन कमिश्नर थे। इलेक्शन कमीशन क्या करता है? इलेक्शन कमीशन इलेक्शंस कंडक्ट करवाता है। और क्योंकि अब लोकसभा के इलेक्शंस होने वाले हैं जिसके अंदर कि हम अपना प्राइम मिनिस्टर चुनेंगे दोबारा से, वो होने वाले हैं, तो इलेक्शन कमीशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था। बट उसी टाइम पे इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल जो है उन्होंने रिजाइन कर दिया। Days ahead of announcement of the schedule for the upcoming Lok Sabha polls, Election Commissioner Arun Goyal resigned on Saturday. His tenure was till 2027. Tenure का मतलब was till 2027, मतलब वैसे उनकी जो रिटायरमेंट होनी थी वो 2027 तक में होनी थी, बट उन्होंने रिजाइन कर दिया। उनका रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट ने एक्सेप्ट कर दिया। अब यहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है कि इलेक्शन कमिश्नर जो है अपना रेजिग्नेशन किसको देता है? प्रेसिडेंट को। ठीक है ना, ये वाली बात हम लिख लेंगे तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। विद द रेजिग्नेशन इलेक्शन कमीशन हैज बीन रिड्यूस टू जस्ट वन मेंबर। अब वहाँ पे एक ही मेंबर रह गया, राजीव कुमार। ठीक है ना, टू जस्ट वन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं, ठीक है ना, वो अभी हैं राजीव कुमार। तो यहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर जो है, मतलब जो कंपोजिशन में एक चीफ होता है और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, तो उसमें से रिजाइन कर दिए। इलेक्शन कमिश्नर अनूप चंद्र पांडे रिटायर्ड इन फेब्रुवरी। अब यहाँ से हम पहले ये वाला पॉइंट नोट कर लेते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल रिजाइंस। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि gave his resignation to the president। ठीक है ना, gave his resignation to the president। ठीक है। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या बनेगा कि अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, तो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? वो इज चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? राजीव कुमार। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर अब हम बात करेंगे एक अलग से पॉइंट के बारे में, जो है अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में। किसके बारे में? अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में, कि अपॉइंट कौन करता है इलेक्शन कमिश्नर को। देखिए, इसके लिए कमीशन बैठता है जिसके अंदर कौन होते हैं? ठीक है ना, कमीशन दैट कंसिस्ट ऑफ, एक मिनट मैं आपको पहले लॉ भी लिखवा देती हूँ, यहाँ से पढ़ा देती हूँ पहले। द करंट वैकेंसीज इन द कमीशन वुड हैव टू बी फिल्ड इन अकॉर्डेंस विद द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस एक्ट 2023 विच वॉज ब्रॉट इन बाय द गवर्नमेंट इन दिसंबर लास्ट ईयर। दिसंबर 2023 के अंदर ही ये लॉ जो है वो लेकर आए हैं, उसके अंदर अपॉइंटमेंट होगी। ठीक है ना, तो किसके अंदर अपॉइंटमेंट होगी? चीफ इलेक्शन लिखेंगे ये हम, चीफ इलेक्शन कमिश्नर and other election commissioners appointment conditions of service and term of office एक्ट 2023। ठीक है ना, इसके अंदर होगी। अब इसमें क्या होगा? एक कमीशन बैठेगा, ठीक है ना, और उस कमीशन में कौन कौन होंगे? कमीशन जो बैठेगा उसके अंदर पीएम ऑफ इंडिया होंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला सबको याद रखने की कौन कौन होंगे। पीएम ऑफ इंडिया होंगे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा होंगे, प्लस एक कैबिनेट मिनिस्टर होगा,
ठीक है ना। तो यहाँ पर ये होंगे पीएम होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा होंगे और कैबिनेट मिनिस्टर होंगे जो चूज करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर पीएम ऑफ इंडिया, ठीक है, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा और कैबिनेट मिनिस्टर, जो कैबिनेट मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द पीएम, ठीक है ना, वो लोग जो है इलेक्शन कमिश्नर को इलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं, चाहे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो चाहे इलेक्शन कमिश्नर हो। तो अब ये जो न्यू लॉ आया है उसके अंदर अपॉइंटमेंट होगी, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। आगे चलेंगे, इनॉग्रेटिंग द सेला टनल। ठीक है ना, किसकी इनॉग्रेशन हुई? सेला टनल, सेला टनल, सेला टनल इनॉग्रेटेड, इनॉग्रेटेड इन अरुणाचल प्रदेश। अब यहाँ पे हमें अब सबसे पहला आंसर क्या, क्वेश्चन क्या आ सकता है, कहाँ पर है अरुणाचल? एक मिनट, अरुणाचल नहीं, अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है। दूसरी चीज इसकी सबसे ज्यादा खासियत बात क्या है, 13,000 फीट, 13,000 फीट अबव द, अबव द सी लेवल। ठीक है ना, 13,000 फीट अबव द सी लेवल है। मेकिंग द रोड टू तवांग असेसिबल, या क्या कर रहा है, मेकिंग द रोड टू तवांग, मेकिंग द रोड टू तवांग, टू तवांग accessible, accessible throughout the year, accessible throughout the year। ठीक है ना। अब यहाँ पर ये हमें 3 पॉइंट्स, यहाँ से हमें क्वेश्चन बन सकता है। सेला को सेल से याद कर सकते हैं हम, अगर हम ई और एक वो आगे पीछे कर दें तो हमारा सेला बन जाता है, राइट, बहुत ही इजी, सेल और सेला। ठीक है। अरुणाचल, तो अरुण नाम के पति को बोला उसकी बीवी ने कि भैया चलो सेल लगी है चलते हैं। ये सेल 13,000 फीट ऊपर लगी थी। ठीक है। और क्योंकि ये 24/7 खुली रहती है, द रोड तवांग को एक्सेसिबल है, तो अरुण तवांग का ही रहने वाला है, तो वो कहती चलो अब तो चलेंगे हम। ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो विजिटेड काजीरंगा नेशनल पार्क। यहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में हमने कल ही बात करी कि असम के अंदर है, 1 हॉर्न्ड राइनोज यहाँ पे पाए जाते हैं और यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में भी आता है। देखिए, अगर आप पॉइंट वाइज चीजें याद करने लग जाएंगे ना तो हो ही नहीं सकता कि आपको एग्जाम में याद ना आए। ठीक है ना। तो जैसे ये मैंने पॉइंटर बनाया, सेला टनल के 3 पॉइंट्स जो हैं वो आपको रट लेने हैं। ठीक है। उसके बाद उन्होंने स्टैचू ऑफ अहोम जनरल लाचित बोरफुकन कन इन जौहर डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम, ये भी हम लिख लेते हैं अलग से। पीएम अनवेल्ड, अनवेल्ड स्टैचू ऑफ होम जनरल लचित बोरफुकन इन जौहरत डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। ठीक है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब होम जो थे ना वो बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत पावरफुल थे असम के रीजन में, तो इसलिए, और ये जनरल जो था ये बहुत ही लड़ाकू टाइप्स था, तो मतलब लड़ाकू इन अ गुड वे, तो दैट इज आई ही इज रिमेंबर्ड। सेंटर इश्यूज डायरेक्टिव टू प्रिवेंट टेल गेटिंग ना। यहाँ पर टेल गेटिंग क्या होते हैं, ये टर्म के लिए ही मैंने ये आर्टिकल लेकर आई हूँ। टेल गेटिंग का मतलब होता है ड्राइव टू क्लोजली, ड्राइव टू क्लोजली बिहाइंड अनदर व्हीकल, दूसरे व्हीकल की टेल ही बन जाना। ठीक है ना, गैप नहीं छोड़ना बिल्कुल भी। अब टेल गेटिंग कहाँ पर हो रही है, एयरपोर्ट पे हो रही है, कि बस लोग आई जा रहे हैं आई जा रहे हैं, तो वो क्या कह रहे हैं कि भाई मैन पावर बढ़ाओ। ठीक है ना। तो ये टेल गेटिंग एयरपोर्ट के उसके लिए यूज करा जा रहा है। ठीक है। चलो, ये बस इतना ही नोट करना था। केरला टॉप इंडियन स्टेट टू इन इशूइंग पासपोर्ट्स टू वुमेन। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, फैक्ट रिलेटेड क्वेश्चन। केरला टॉप इंडियन स्टेट in issuing passports to women. In line with the visible shift in the migration pattern from Kerala of late, women from southern state hold the highest number of passports issued in the country till 2023, followed by Maharashtra, Tamil Nadu, Punjab, Gujarat. A survey, according to a survey on youth student migration from Kerala, ठीक है ना, conducted as part of CPPR, that is Center for Public
पॉलिसी, रिसर्च। ठीक है। भारत शक्ति, भारत शक्ति क्या है? इट इज अ डिफेंस एक्सरसाइज। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्सरसाइज भारत शक्ति। ठीक है। अब फायर पावर डेमोन्स्ट्रेटिंग एक्सरसाइज शारद भक्ति विल बी हेल्ड इन पोखरन। कहाँ पर होगी? हेल्ड इन पोखरन। पोखरन कौन सी जगह है? जहाँ पर हमारे न्यूक्लियर टेस्ट भी हुए थे। पोखरन कहाँ पर है? राजस्थान में है। ठीक है ना। ये क्या हम क्यों हो रही है ये? डेमोन्स्ट्रेट द प्रोएस ऑफ, मतलब प्रोएस का मतलब क्या होता है कि एक्सपर्ट इन अ पर्टिकुलर फील्ड। ठीक है ना। शो करेंगे एक्सपर्टीज इन अ पर्टिकुलर फील्ड। ठीक है ना। प्रोएस ऑफ इंडिजीनियसली मैन्युफैक्चर्ड डिफेंस इक्विपमेंट। इसको लिख लो, फिर मैं आपको और समझाऊंगी। इक्विपमेंट ऑफ 3 सर्विसेज, दैट इज इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। ठीक है ना। द इवेंट विल डेमोन्स्ट्रेट द इंडिजीनियस कैपेबिलिटी ऑफ 3 सर्विसेज थ्रू द इंटीग्रेटेड ट्राई सर्विस फायर पावर। क्या बोल रहे हैं इसको? ट्राई सर्विस फायर पावर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है समझो इसको। एक्सरसाइज भारत शक्ति हो रही है। इसकी खासियत, जो एक्सरसाइज भारत शक्ति है ये पोखरन राजस्थान में हो रही है। ठीक है। इसमें ट्राई सर्विसेज अपनी इंडिजीनसली बिल्ट, मतलब क्या होता है? मेड इन इंडिया। जो चीज़ें मेड इन इंडिया है उससे अपनी पावर दिखाएंगे कि हाँ हम तीनों कितने ही ज़्यादा पावरफुल हैं, और इसमें इंडिजीनियस चीज़ें दिखाएंगे जो इंडिया में बनी हैं। ठीक है जी। इसके बाद नेवी डेमोन्स्ट्रेट ट्विन कैरियर ऑपरेशंस। यहाँ पर क्या हुआ? फर्स्ट एडिशन ऑफ द नेवल कमांडर्स, फर्स्ट एडिशन ऑफ नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ऑफ 2024। ठीक है ना। अब यहाँ पर फर्स्ट एडिशन, किसी भी चीज के आगे फर्स्ट लग जाए तो वो इम्पोर्टेंट है। घर में जब पहला बच्चा आता है वो इम्पोर्टेंट होता है, बाकी सारे इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम में भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। यहाँ पे तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द एक्टिविटी टुक प्लेस एट INS विक्रमादित्य ऑन March 5, ड्यूरिंग विच द नेवी शोकेस्ड द ट्विन कैरियर ऑपरेशन विद MiG-29K फाइटर जेट्स टेकिंग ऑफ साइमल्टेनियसली फ्रॉम बोथ INS विक्रमादित्य एंड INS विक्रांत। अब यहाँ पे INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत की बात हो रही है। ये क्या है? ये इनसे एयरक्राफ्ट टेक ऑफ और इनके ऊपर लैंड कर सकते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर शिप्स हैं ये। ठीक है ना। ये शिप्स के ऊपर एयरक्राफ्ट टेक ऑफ लैंड भी कर सकते हैं और टेक ऑफ भी कर सकते हैं। ठीक है ना। तो हमारे पास 2 ऐसी शिप्स हैं, तो वो दिखाया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ कॉन्फ्रेंस टुक प्लेस इन took place at sea on board aircraft carrier INS Vikramaditya. Here Navy showcased twin carrier operations with MiG-29K fighter jets taking off simultaneously from INS Vikramaditya एंड INS विक्रांत। तो हमारे पास, हमें यहाँ पे ये क्यों लिखा? हमारे लिए ये कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको चाहे क्रॉस कर दो। हमें पता होना चाहिए कि INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं।
हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं ये, है ना, जिनसे ये वो शिप्स हैं जिन पे एयरक्राफ्ट लैंड और टेक ऑफ कर सकते हैं। रिमाइंडर पार्ट ऑफ कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ? रिमाइंडर पार्ट टुक प्लेस इन न्यू दिल्ली, ठीक है ना। चलो ये पता होना चाहिए कहाँ पर हुई। तो यहाँ पे न्यू दिल्ली में भी हुई ये, विक्रम आदित्य शिप पर भी हुई, सी में भी हुई। चलिए आगे चलेंगे। कोझिकोडे टू गेट फर्स्ट कोऑपरेटिव्स म्यूजियम, लिखेंगे कोझिकोडे टू गेट फर्स्ट कोऑपरेटिव्स म्यूजियम। एंड गाइस मुझे याद आया, बहुत सारे बच्चों को ये लग रहा है कि 8th और 9th का हुआ नहीं एनालिसिस, मैंने इकट्ठा ही कर दिया था कल, तो आपको वो लाइव सेक्शन में मिलेगा, ठीक है ना, मतलब वो किया लाइव था बट अब वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको दिखेगा, ठीक है। अमूल, इंडियन कॉफी हाउस, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर, इफ्को, केरला दिनेश बीडी, दीज आर ब्रांड्स फ्रॉम डाइवर्स सेक्टर्स। कोऑपरेटिव मतलब लोग जो इन इंडस्ट्रीज थे वो एक साथ आए और उन्होंने एक साथ मिलकर काम किया और उस इंडस्ट्री को बहुत आगे ले गए, जैसे अमूल, ठीक है ना, मिल्क और ये सब को आगे लेके गए। तो यहाँ पर विल बी शोकेस्ड एट ऑलमोस्ट 14 स्टोरी इंटरनेशनल कोऑपरेटिव म्यूजियम। क्या बन रहा है? 14 स्टोरी इंटरनेशनल कोऑपरेटिव म्यूजियम। It will be a destination to learn about India's cooperative movement that has a history of more than a century। ठीक है ना। अब यहाँ पे हमें कॉपरेटिव्स की स्टोरी मिलेगी, जैसे अमूल, इफ्को, कितनी इंस्पिरेशन मिलती है ना जब आप किसी के बारे में पढ़ते हो कि अच्छा इसने कर लिया तो मैं भी कर सकती हूँ, तो वो इंस्पिरेशन मिलेगी हमें। ₹150 project of Karasi Service Cooperative Bank that began operations 1994. The museum will be the second of its kind in the world. The first is in Toad Lane, the UK, set up in 1844. There were more than 8 lakh cooperatives in India today. There are more than 8 lakh cooperatives in India today. ठीक है। अब यहाँ पर महाराष्ट्र हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, महाराष्ट्र की मैक्सिमम नंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज है। द म्यूजियम विल शोकेस द सक्सेस एंड अचीवमेंट ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट्स इन इंडिया, स्पेशली केरला। द बिल्डिंग will also have a wax museum. The ICM is brainchild of N.K. Aburahiman, the chairperson of Karasi Bank. The initial work for the project began in 2016. तो यहाँ पर हमें इसकी डिटेल्स पता चल रही हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें स्टोरीज पता चलेंगी, ठीक है। ये किसका प्रोजेक्ट है? प्रोजेक्ट ऑफ करासी सर्विस कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है ना। सेकेंड ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड, फर्स्ट इन टोड लेन, टोड लेन द यूके, सेट अप इन 1844, ठीक है ना भाई। हमारे वाला कोझिकोडे केरला में आ रहा है, वर्ल्ड में पहला कहाँ पर आया था? टोड लेन यूके 1844 में, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक महाराष्ट्र के अंदर सबसे हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ, महाराष्ट्र हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है। द म्यूजियम विल शोकेस सक्सेस एंड कोऑपरेटिव विद इन इंडिया, ब्रेन चाइल्ड ऑफ सो एंड सो। ये लिखना है तो लिख सकते हो, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर ये सारा लिख लिया है तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पर आ रहा है इंडिया का फर्स्ट कोऑपरेटिव्स का म्यूजियम। क्रेच रिपब्लिक क्रिस्टाइना साइजकोवा वन द मिस वर्ल्ड 2024 टाइटल विच वॉज हेल्ड इन मुंबई, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी कंट्री की लेडी ने जीता, वुमेन लड़की ने जीता, ठीक है ना, क्रिस्टीना, ठीक है ना, पिसजोकोवा वन मिस वर्ल्ड 2024 टाइटल एट इवेंट इन मुंबई।
अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने जीता और ये इवेंट कहाँ पे हुआ था मिस वर्ल्ड का, ये हुआ था मुंबई में, ठीक है ना। अब यहाँ पर इंडिया विच होस्टेड द इवेंट आफ्टर 28 years, इंडिया होस्टेड द इवेंट, इंडिया होस्टेड द इवेंट आफ्टर 28 years, ठीक है ना। ठीक है, वॉज रिप्रेजेंटेड बाय, इंडिया को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था, वॉज रिप्रेजेंटेड बाय 22-year old सिनी शेट्टी ने रिप्रेजेंट किया, बट वो कुछ ज़्यादा नहीं कर पाई। इससे पहले इंडिया कब कब जीता, इंडिया हैज़ वन द टाइटल, इंडिया हैज़ वन द टाइटल 6 times, इंडिया ने 6 बार ये टाइटल जो है जीता है। वो एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं इसी चीज़ पे कि कब किसने जीता, ठीक है ना। रीता फारिया ने जीता, मतलब वो पहली बनी इंडियन जो मिस वर्ल्ड बनी 1966 में, ठीक है। ऐश्वर्या राय बच्चन, ऐश्वर्या राय थी तब तो, ऐश्वर्या राय बच्चन, ठीक है ना, इन 1994। डायना हेडन 1997, I think 1990s were very nice for us, we won a lot। युक्ता मुखी 1999। प्रियंका चोपड़ा जोनस 2000 and Manushi Chiller in 2017। तो या वी नीड टू नो कि 6 बार जीता है, लास्ट हमने 2017 में जीता था, फर्स्ट हमने ये जीता है। सबके नाम याद कर सको तो बहुत ही बढ़िया होगी, चाहे ईयर्स ना याद कर पाओ बट नाम याद करने ज़रूरी है, और फर्स्ट और जो लास्ट अभी है वो ज़रूरी है। 6 बार हमने ये टाइटल इंडियन वुमेन ने जीता है। 22-year-old सिनी शेट्टी हमको रिप्रेजेंट कर रही थी, ठीक है ना। और ये इवेंट 28 ईयर्स बाद इंडिया में मुंबई में हमने कंडक्ट किया, और इस बार के विनर कौन है, ये है, ठीक है, मिस वर्ल्ड 2024 की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद hundreds of men, women and children gathered at the holy Jageshwar Dham in Almora district of Uttarakhand on March 8 on the occasion of Mahashivratri, not just to offer prayers but also to tie Raksha Sutra around the region's famous Himalayan cedar trees which are considered sacred. Some of the trees are over 500 years old and they surround one of the largest clusters of 125 temples. The Raksha Sutra was tied around more than 1,000 trees, where 1,000 trees that were to be exed for a road widening project under the state government's Manas Khand Mandir Mala mission। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे देखेंगे trees to be cut in Uttarakhand under the project Manas Khand Mandir माला मिशन, ठीक है ना। इसमें क्या करने वाले, इम्प्रूव कनेक्टिविटी टू अबाउट 50 temples in उत्तराखंड, ठीक है ना। पीपल tied रक्षा सूत्र टू ट्रीज, ठीक है ना। थ्रेड ऑफ मतलब एक तरह से प्रोटेस्ट करें, थ्रेड फॉर प्रोटेक्शन, ठीक है। अब आगे चलेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन हैज इट्स प्लेस फ्रॉम कोर्ट्स टू रिमोट विलेजेस। तो यहाँ पे जस्टिस चंद्रचूड़ इनॉग्रेटेड अ रीजनल हमारा संविधान हमारा सम्मान आर कॉन्स्टिट्यूशन आर ऑनर कैंपेन। यहाँ पे लिखेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI इनॉग्रेटेड अ रीजनल कैंपेन, जो क्या है, हमारा संविधान हमारा सम्मान, क्या है ये, अवर कॉन्स्टिट्यूशन अवर ऑनर,
ठीक है ना। अब वो कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन की जो राइट्स हैं वो हमें रूरल एरियाज में पहुंचाने, उनको अवेयर करना है। तो क्या कह रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ऑन सैटरडे लेड एम्फेसिस ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड, एक साथ रहना, लिबर्टी, आजाद हो आप अपने डिसीजंस लेने के लिए, आपकी फंडामेंटल राइट्स हैं। आर कॉन्स्टिट्यूशन हैज इट्स प्लेस फ्रॉम द कोर्ट्स कॉरिडोर टू रिमोट विलेजेस। तो यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, इनहांस अवेयरनेस अबाउट, क्या करना चाहते हैं इसके थ्रू, पर्पस क्या है इसका, इनहांस अवेयरनेस, enhance awareness about the constitution and the citizens rights and duties, ठीक है ना, taking it to the rural areas, taking it to remote villages, ठीक है ना, रूरल एरियाज में उनको पता चले कि हाँ ये हमारी फंडामेंटल राइट है, ये हमारे साथ कोई ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो दैट इज व्हाट इज द कैंपेन, हमारा संविधान हमारा सम्मान, आर कॉन्स्टिट्यूशन आर ऑनर, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए। What has France ruled on abortion rights? In a global first, पहली बार वर्ल्ड के अंदर France inscribed the guaranteed right to abortion in its constitution on March 8, sending a powerful message on Women's Day. The measure was approved at a joint session. The move recent. अब यहाँ पर ये इतना ज़्यादा बात क्यों हो रही है इसके बारे में? देखिए यूएस जो एक इतनी बड़ी कंट्री है, जिसको हम मतलब बहुत बड़ी कंट्री मानते हैं, ठीक है ना, वहां पर रो वर्सेस वेड जो थी वो अबॉर्शन की राइट्स देती थी, और 2022 में ये जो जजमेंट थी ये खत्म कर दी गई। मतलब जजमेंट आई सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए की कि अबॉर्शन राइट्स जो हैं वो हम वापस ले रहे हैं। तो यूएस जैसी कंट्री में अबॉर्शन राइट्स नहीं मिल रहे, बट फ्रांस जैसी कंट्री ने कह दिया है कि राइट टू अबॉर्शन जो है वो अब आपसे कोई नहीं छीन सकता, ठीक है ना। अब यहाँ पर द बिल इंट्रोड्यूस्ड लास्ट ईयर अमेंडेड द 17th पैराग्राफ ऑफ आर्टिकल 34 ऑफ फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेट्स दैट द लॉ डिटर्मिन्स द condition by which is exercised the freedom of women to voluntarily terminate a pregnancy which is guaranteed। तो यहाँ पे ये कहने की इन वर्डिंग्स का मतलब ये है कि कोई भी, अब कोई अगली सरकार भी आके ये लॉ चेंज नहीं कर सकती है, ठीक है ना। This means that future government will not be able to drastically modify existing laws which permit termination up to 14 weeks। प्रेगनेंसी की टर्मिनेशन कब तक हो सकती है, 14 वीक्स तक की प्रेगनेंसी की टर्मिनेशन हो सकती है। अब यहाँ पे पोल कंडक्टेड बाय फ्रेंच इंस्टीट्यूशन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट शो दैट 81% ऑफ रिस्पोंडेंट्स वांटेड कि अबॉर्शन राइट्स हमारी होनी चाहिए। तो पहले फ्रांस के अबॉर्शन राइट्स की हम बात करेंगे और उसके बाद हम इंडिया के भी अबॉर्शन लॉज की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रांस अबॉर्शन राइट्स, ठीक है ना, ये हम लिखेंगे इन ग्लोबल फर्स्ट, इन ग्लोबल फर्स्ट फ्रांस guaranteed right to abortion in its constitution, ठीक है ना। इन ग्लोबल फर्स्ट मतलब वर्ल्ड में पहली बार ऐसा हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम पहले लिखेंगे, ठीक है, आर्टिकल 34 के अंदर ये दी गई है, 34 ऑफ फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, जो क्या कहती है, फ्यूचर गवर्नमेंट्स will not be able to drastically modify existing laws, ठीक है ना, which permit termination up to 14 weeks। 14 वीक्स तक टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज अलाउड, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना। उसके बाद सेकेंड चीज क्या है, सेकेंड चीज यूएसए सुप्रीम कोर्ट टुक अवे राइट टू अबॉर्शन गिवन अंडर रॉ वर्सेस वेड, ठीक है। रॉ वर्सेस वेड में तो दी हुई थी बट वो दे हैव टेकन अवे, यही हमको नोट करना है। उसके बाद इंडिया की क्या है, इंडिया इम्प्लीमेंटेड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट इन 1971 allowed licensed medical professionals to perform abortions under specific conditions as long as the pregnancy did not exceed 20 weeks, ठीक है ना। तो अगर हम इंडिया के इंडियन प्रेगनेंसी लॉज के बारे में बात करें
ठीक है ना। अगर हम इंडियन प्रेगनेंसी लॉज के बारे में बात करें तो हमें पता चलता है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट in 1971 allowed licensed medical professionals to abort pregnancy as long as it did not exceed 20 वीक्स। मतलब 1971 का जो हमारा एक्ट था वो 20 वीक्स तक की प्रेगनेंसी को कहता था कि अगर मेडिकल प्रोफेशनल से करवाते हो तो आप अबॉर्ट करवा सकते हो। ठीक है ना। ये एक्ट जो था ये अमेंड किया गया। एक्ट वाज अमेंडेड इन 2021। ठीक है ना। टू परमिट अबॉर्शंस up to 24 weeks for certain cases। मतलब सर्टेन केसेस में जो अबॉर्शन होता था वो 24 वीक्स तक का अलाउ कर दिया गया सर्टेन केसेस में। और वो सर्टेन वीक्स कौन से थे? द ओपिनियन ऑफ ओनली वन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर विल बी रिक्वायर्ड फॉर द अबॉर्शन ऑफ fetus up to 20 weeks of gestation. If a pregnancy is 20-24 weeks, the right to seek abortion is determined by 2 registered practitioners, but only under certain categories of forced pregnancy, including statutory rape in case of minors or sexual assault, women with disability, or when there is a change in marital status ऑफ द वुमेन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं प्रेगनेंसी के इंडिया के अंदर डिफरेंट रूल्स हैं। ठीक है ना। तो आइए इनको हम लिखेंगे। अगर 20 वीक्स की प्रेगनेंसी है, 20 वीक्स की प्रेगनेंसी के लिए ओपिनियन ऑफ ओनली वन रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर मेडिकल प्रैक्टिशनर रिक्वायर्ड। ठीक है ना। और यही आपकी अगर प्रेगनेंसी 20 to 24 वीक्स की है, 20 to 24 वीक्स की प्रेगनेंसी है, ठीक है ना, राइट टू सीक अबॉर्शन डिटरमिन्ड बाय 2 medical practitioners ठीक है ना। और उसमें अंडर सर्टेन कैटेगरीज ओनली लगाए, अंडर सर्टेन कैटेगरीज, जैसे कि अंडर सर्टेन कैटेगरीज के अंदर कौन सी है? रेप इन केस ऑफ माइनर और सेक्सुअल असॉल्ट। ठीक है ना। चेंज इन मैरिटल स्टेटस, डिसेबिलिटी, forced pregnancy, डिसेबिलिटी है वुमेन को। ठीक है ना। अब यहां पर उसके बाद अगर आफ्टर 24 वीक्स तब अलाउड है स्टेट लेवल मेडिकल बोर्ड जो है वो उसका अप्रूवल रिक्वायर्ड होता है। ठीक है। और इसके अंदर ओनली फीटल एबनॉर्मेलिटी, फीटल मतलब जो बच्चा पेट में है उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी है तभी आफ्टर 24 वीक्स अलाउड होती है। तो मतलब हमारे यहाँ पे 20 वीक्स तक आराम से हो जाते हैं। 20 to 24 वीक्स सर्टेन कैटेगरीज के अंदर ही होती है जो हमने यहाँ पर लिख ली है। ठीक है ना। और आफ्टर 24 वीक्स तो सिर्फ और सिर्फ ये रीजन होता है तब होती है। राइट। तो ये हमको पता होना चाहिए इंडिया के लॉज। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हेल्ड इट्स 13th मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस एट अबू धाबी। ये हम कर चुके हैं। ठीक है ना। यहाँ पर बहुत सारी बातें हुई। अब यहाँ पर जो एग्रीकल्चर वाली बात हुई वो डिटेल में समझाई हुई है, तो आओ इसको पढ़ लेते हैं। अ सेंटर फोकस ऑफ द इंडियन डेलीगेशन हेडेड बाय यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल was to try and find solution on a key concern for India and several other developing इकोनॉमीज pertaining टू पब्लिक स्टॉक होल्डिंग। अब पब्लिक स्टॉक होल्डिंग क्या है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो फार्मर्स से हमारा जो बेसिक स्टेपल फूड है राइस वीट ये खरीदती है और सस्ते दामों में
जो पुअर है हमारे देश को उनको देती है, ठीक है ना। इससे फूड सिक्योरिटी देश में बनी रहती है। तो आओ इसको पढ़ते हैं, अब आपको समझ में आएगा। द PSH इज अ वाइटल टूल फॉर द इंडियन गवर्नमेंट टू प्रोक्योर क्रॉप्स सच एज राइस एंड wheat फ्रॉम फार्मर्स एट मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड सब्सिक्वेंटली स्टोर एंड डिस्ट्रीब्यूट द फूड ग्रेन्स टू पुअर, ठीक है ना। The MSP is normally higher than the prevailing market rates and the government supplies the cereals at a low price. तो मतलब MSP ज़्यादा देती है, बट जो wheat और राइस जो पुअर लोगों को प्रोवाइड किया जाता है वो कम में दिया जाता है, मतलब गवर्नमेंट जो है वो बियर करती है एक्सपेंस, ठीक है। However, under WTO norms, a member nation's food subsidy bill should not exceed 10% of the value of production based on the reference price of 1968-88. अब यहाँ पर 1986-88 अब हमारी 10% से ज़्यादा जाती है, तो डेवलप्ड नेशंस जो होते हैं वो इससे ज़्यादा खुश नहीं है, वो कह रहे हैं कि ये सही नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की 13th मीटिंग, वैसे ये इतनी इंपॉर्टेंट होती नहीं है, आता नहीं है, बट कर लो, कुछ पता नहीं चलता, ठीक है ना। मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस जो है वो अबू धाबी में हुई। कहाँ पर हुई? एट अबू धाबी, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारे को। अब यहाँ पर ये किसके बारे में बात करें? पब्लिक स्टॉक होल्डिंग के बारे में बात करें। किसके बारे में? पब्लिक स्टॉक होल्डिंग के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके अंदर इंडिया क्या करती है, हमारी जो गवर्नमेंट है, ठीक है ना, गवर्नमेंट प्रोक्योर्स मतलब खरीदती है, लेती है, प्रोक्योर्स wheat एंड राइस फ्रॉम फार्मर्स एट मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है ना, एंड स्टोर्स एंड डिस्ट्रीब्यूट्स इट टू पुअर at a lower price, ठीक है ना। अब इसके अंदर डेवलप्ड कंट्रीज हैव प्रॉब्लम, ठीक है ना, डेवलप कंट्रीज, तो इससे प्रॉब्लम है। ये हम पहले भी टॉपिक कर चुके हैं कि 10% से अगर ज़्यादा जाता है, ये अगर आपको नोट करना है पॉज करके नोट कर सकते हैं, बट हाँ हमने कर चुके हैं, ये वाला नया पॉइंट है, ये मैंने लिखवा दिया। उसके बाद फिशरीज के अंदर भी सब्सिडीज, मतलब जहाँ गवर्नमेंट हेल्प करती है वहाँ इनको प्रॉब्लम रहती है, ठीक है ना। फिशरीज के अंदर सम ऑफ द की कंसर्न्स आर रिलेटेड टू फिशरी सेक्टर एंड अ मॉरेटोरियम ऑन कस्टम्स ड्यूटी ऑन ई-कॉमर्स ट्रेड। जो ई-कॉमर्स ट्रेड वाला था वो भी हमने कवर करा हुआ है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जो हमारे यहाँ पर ई-कॉमर्स का सामान बेच रही हैं उसके ऊपर हम कस्टम ड्यूटी नहीं लगा रहे हैं, और अभी 2 ईयर्स के से वो एक्सटेंड हो गया, अब हम लगा भी नहीं सकते हैं 2 सालों के लिए, ठीक है। फिशरीज वाला हमने कभी नहीं कवर किया, ये करते हैं। तो इसके अंदर India, as a low subsidizer of fishery sector, had mooted that developing countries be allowed to give subsidies to their poor fishermen to catch fish within the nation's exclusive economic zone or up to 200 nautical miles from the shore. It also proposed rich countries needed to stop providing any kind of subsidies for fishing that their nation's industrialized vessels may carry out in the. तो यहाँ पर वो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो कह रहे हैं कि जो डेवलप्ड नेशन है वो सब्सिडी प्रोवाइड ना करें फिशरीज के अंदर, ठीक है, हम कम कर पा रहे हैं। तो ये डेवलपिंग डेवलप्ड नेशन का प्रॉब्लम है जो चल रहा है। ऑन March 1 द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इशू एडवाइजरी, ये हम पढ़ चुके हैं कि जेमिनी जो था, जो गूगल का AI है, ठीक है ना, उसके अंदर फैसिस्ट शो किया गया जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है ना, कि डिक्टेटर हैं। तो उसके बाद इन्होंने कहा कि अब जो भी AI आएगा उसको परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। इट सेड ऑल जनरेटिव AI प्रोडक्ट्स लाइक लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल्स ऑन द लाइन ऑफ ChatGPT, गूगल्स जेमिनी would have to be made available with explicit permission of the government of India if they are under testing or unreliable, ठीक है ना। तो ऐसे ही मतलब परमिशन चाहिए होगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, ये भी हमने कर लिया था। दिस इज रिपीटिशन, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे सेकेंड थॉमस शॉल जो है वो किसका इशू है? इट इज अ इशू बिटवीन, तो सेकेंड थॉमस शॉल जो है दैट इज अ इशू बिटवीन फिलीपींस एंड चाइना। इसको अच्छे से पढ़ेंगे। Tensions are rising in the South China Sea after Chinese vessels attempted to block a Philippine mission to resupply their troops on the contested reef. तो एक रीफ है जो contested है और वो फिलीपींस ने वहाँ पर अपने सोल्जर्स बिठाए हुए हैं, ठीक है। इन सोल्जर्स को सामान देने के लिए फिलीपींस की दूसरी शिप जा रही थी जिसको चाइनीज ने ब्लॉक किया। इसको दोबारा बताती हूँ मैं आपको क्या है। ये एक रीफ है जिसके ऊपर चाइना भी क्लेम ले करता है, फिलीपींस भी करती है और बहुत सारी दूसरी कंट्रीज भी ले करती हैं, बट रीफ के ऊपर फिलीपींस ने अपने सोल्जर्स बिठाए हुए हैं और इन सोल्जर्स को जो सामान जाता है शिप के थ्रू वो जा रहा था और चाइनीज ने वो शिप ब्लॉक कर ली।
Lying in the waters around Spratly Islands, a derelict ship at the Second Thomas Shoal has become a symbol of Philippines' defiance in the hotly contested South China Sea. A recent incident in the area where the Philippines claimed that China Coast Guard ships caused two collision and ये सब कुछ हुआ. The Philippines vessels were part of routine mission to deliver provisions to troops stationed on the grounded Navy vessel BRP Sierra Madre at Second Thomas Shoal. अब यहाँ पर हम इसका लिख सकते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे डिटेल्स मिल रहे हैं, तो यहाँ पे लिख लेंगे फिलीपींस वेसल वर going to deliver provisions to troops stationed on grounded Navy vessel BRP Sierra Madre at Second Thomas Shoal. अब यहाँ पर ये ना डूबा हुआ है एक वेसल, उसके ऊपर ही इन्होंने दिया हुआ है सेकेंड थॉमस शॉल पे फिलीपींस की नेवी बैठी है, ठीक है ना. दिस वेसल, द वेसल गोइंग टू डिलीवर स्टफ वॉज ब्लॉक्ड बाय चाइना. चाइना ने उसको ब्लॉक किया. It was blocked by China. The incident happened a day after Philippine foreign ministers उन्होंने बोला चाइना को कि हमें तंग मत करो. The Chinese Coast Guard ships and accompanying vessels block Philippines vessels off the disputed Second Thomas Shoal and executive dangerous maneuvers. ये सब कुछ हुआ. तो हमें पता होना चाहिए कि Second Thomas Shoal जो है वो disputed region है. Disputed territory between obviously territory between China and Philippines, between China and Philippines. ठीक है, फिलीपींस की भी स्पेलिंग गलत लिख दिए मैंने. Between China and Philippines. ठीक है, चलिए आगे चलेंगे. अब क्या हुआ, द स्पार्टली आइलैंड्स देमसेल्व्स आर क्लेम्ड बाय मल्टीपल कंट्रीज इन द रीजन. ठीक है, अब स्पार्टली आइलैंड्स जो है बहुत सारे आइलैंड्स जो है उस पर क्लेम करते हैं. सेकंड थॉमस शॉल इन द लेट 1919 सेटिंग आउटपोस्ट, तो यहाँ पे फिलीपींस ने अपने लोग बिठा रखे हैं. ठीक है ना. अब जो चाइना है वो कहते हैं सारा साउथ चाइना सी मेरा है. इसके लिए वो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में भी चले गए फिलीपींस वाले, बट जो द फिलीपींस टुक चाइना टू इंटरनेशनल कोर्ट आफ्टर द लैटर सीज इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ द स्कारबरो शॉल in 2012. The court ruled in favor of Philippines. China ने reject कर दिया. In 2013, Philippines filed a case against China in Permanent Court of Justice in The Hague, challenging the legality of China's claims and activity in South China Sea. ठीक है ना. बट चाइना नहीं मानता. चाइना कहता है साउथ चाइना सी मेरा है. चाइना कहता है चाइना क्लेम्स सॉवरेनिटी इंडिपेंडेंस. चाइना क्लेम्स इंडिपेंडेंस ओवर किसके ऊपर, साउथ चाइना सी इंक्लूडिंग सेकेंड थॉमस शॉल. तो ये सारा कर रहा है. हमको क्या पता होना चाहिए कि अभी जो रीसेंट डिस्प्यूट था वो क्या था, वो हमने यहाँ पर नोट कर लिया है. ठीक है, दैट इज मोर देन इनफ. ठीक है, अगर आप क्लैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ओनली क्लैट चैप्स, ठीक है ना, वो ये नोट कर सकते हैं. वीडियो पॉज करके ये पूरा पैराग्राफ नोट कर सकते हैं वो पॉइंटर्स में. ठीक है, ओनली क्लैट वाले. आगे चलेंगे. अब यहाँ पे आसिफ अली जरदारी वॉज ओवरवेलमिंगली इलेक्टेड. ठीक है, 14th प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान. कौन है 14th प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान? इट इज आसिफ अली जरदारी. आसिफ अली जरदारी. ठीक है जी, आगे चलेंगे. इंडियाज गेन्स फ्रॉम द प्रपोज फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, जो यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ वो साइन करने वाला है, उससे हमारा बहुत फायदा होगा. एक बार वो साइन हो जाए तो फिर हम डिटेल में चीजें लिखेंगे, अभी नहीं. पीपी शफील स्कोर्ड विद अ स्पेक्टुलर पाइल ड्राइवर. अब यहाँ पर हमें संतोष ट्रॉफी के विनर्स पता चल रहे हैं. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे पहले तो संतोष ट्रॉफी का क्वेश्चन आता है कि ये कौन सी गेम की चैंपियनशिप है. ये फुटबॉल की चैंपियनशिप है. कौन सी गेम की चैंपियनशिप है? फुटबॉल की चैंपियनशिप है. और इस बार ये सर्विसेज वाले जीते फ्रॉम गोवा. सर्विसेज विनर वन फ्रॉम गोवा. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रॉम गोवा.
ठीक है ना। इतने में हम बात कर लेते हैं हमारे करंट अफेयर्स की। तो अगर आपको हमारे एमसीक्यूज बाय करने हैं, जनवरी फरवरी के एमसीक्यूज आ गए हैं 2024 के, दे आर बेस्ट फॉर प्रैक्टिस, क्योंकि यहाँ से हम एक्स्ट्रा सोर्सेज भी कवर करवा देते हैं। द हिंदू तो कवर हो ही रहा है, यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस भी कवर हो रहा है, यहाँ पर पीआईबी न्यूज भी कवर हो रही है, एक्स्ट्रा और वेबसाइट्स भी हम कवर कर रहे हैं। तो ये वाला तो बेस्ट है, ये तो मिस आउट नहीं करना है आपको। ₹250 में अवेलेबल है, 3 बार आप टेस्ट की तरह ले सकते हो, उसके बाद जितनी मर्जी बार जाओ वापस जा सकते हो। loggery.in पर ये अवेलेबल है। वन शॉट्स, अगर आपसे बहुत बच्चों के बोर्ड्स चल रहे हैं, ठीक है, अगर उनके बैकलॉग हैं, आपने अभी डिसाइड किया आपको पेपर देना है, तो मई 2023 से लेकर फेब 2024 तक ये हमारे पास अवेलेबल है। गो हेड एंड बाय, 7 to 8 आवर्स के अंदर आप फुल मंथ कर सकते हो। डिजी नोट्स अवेलेबल है रिविजन के लिए, मैं ही वहां पर एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो लर्न और अंडरस्टैंडिंग 100% गारंटी है यहाँ पर। ठीक है, हमारे पास मॉक टेस्ट अवेलेबल है, स्लैट MSCD 3 years 5 years के CUT PG दैट इज COQP 11, DU LLB और BHU LLB का जो एग्जाम है, हमारे पास मॉक टेस्ट अवेलेबल है। पंजाब यूनिवर्सिटी के, हमारे पास जामिया का भी मॉक टेस्ट अवेलेबल है। आप विजिट कर सकते हैं loggery.in एंड वहां पर आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। राइट, तो मिलेंगे कल 6 PM पर। एंड दिस वाज इट। एंड या और मैं बता दूं 8 और 9 मार्च की क्लास हो चुकी है, मैंने कल ले ली है, लाइव सेक्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, do watch that video. That's it. Edugi signing off. I'll see you tomorrow. Bye bye. Take care.